स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। छुट्टियों के बाद आपने पढ़ाई शुरू करनी है और ख़ास करके जो मेरे बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको तो मेरी एडवाइस है कि वो ज़रा सा भी टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि अब मैं उनका लिटरेचर भी घर से ही स्टार्ट करूँगी, क्योंकि स्कूल तो खुलना नहीं। आज फिगर ऑफ स्पीच समझाने के बाद मंडे को मैं शॉर्ट स्टोरी स्टार्ट करूँगी आप लोगों की। और ऐसे ही 11th वालों के लिए है कि फिगर्स ऑफ स्पीच तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, वो सीख लें। और जहाँ तक उनके लिटरेचर की बात है वो जल्दी से डिसाइड करके उनकी भी शुरुआत कर देंगे हम। तो फ़िलहाल जो है हमारा एक टॉपिक पास्ट इंडेफिनिट तक मैंने आपको ट्रांसलेशन करा दी थी, जो मेरे को एक्सप्लेनेशन के लिए आपको सब कराने बहुत ज़रूरी थी। बीच में टाइम निकाल के कभी मैं मॉडल छेड़ दूँगी, क्योंकि बच्चों की रिक्वेस्ट थी मेरे से कि मैम आप एक बार मॉडल भी क्लियर कर दो। तो मॉडल्स भी जो है मैं डिस्कस कर लूँगी थोड़े टाइम बाद। लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा लिटरेचर का भी काम करा दूँ मैं बच्चे, ताकि बिज़ी हो जाएं और लर्न करने का काम शुरू कर दें। और जहाँ तक 11th वालों के का सवाल है, उनके लिए जो वोकेबलरी थी वो ज़रूर कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम जो है हम उसी बेसिस पे लेंगे जो आपको काम दे रहे हैं हम। तो आप लोगों को भी टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। अब जो हमारा आज का टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच, ये 12th के बच्चों को बता दूं कि मैं 4 नंबर की बोर्ड में आती है, जिसमें 2 नंबर की डेफिनेशन होती है और 2 नंबर के 2 एग्जाम्पल। तो ये फ्री के नंबर है एक तरह से, इसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सभी बच्चों की कोशिश होनी चाहिए कि 4 के 4 नंबर पूरे ले लें, ठीक है। अब देखिए, ये टॉपिक जो है हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच, इसमें 7 है, जिसको हम हिंदी में अलंकार के नाम से जानते हैं। ये 7 है। 7 में सबसे मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं सातों आपको कराऊंगी आज, जिसमें मेरी एक एडवाइस है बच्चों को, चाहे वो 11th का है चाहे वो 12th का है, कि एटलीस्ट 7 में से 5 डेफिनेशंस वो अच्छी तरह से कर ले, क्योंकि बोर्ड में मैंने देखा है 3 आती हैं, 3 में से बच्चे को एक चूज़ करके करनी होती है। तो अगर आप 5 कर लेंगे कोई सी भी, तो आपको आपके पास एक ऑप्शन मौजूद रहेगा हर हालत में। तो अपनी पसंद की 5 डेफिनेशंस बिल्कुल कर लें आप लोग। मैं आपको समझाऊंगी सातों की सातों, लेकिन मेरी एडवाइस है कि सातों जो बच्चे कर लें वो तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन 5 तो आपने करनी ही करनी है, क्योंकि ऑप्शन भी होगा तो 3 आएंगी, तो 2 आपने जो छोड़ी होंगी तो तीसरी तो आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। अब देखिए, पहली है सिमली, जिसे हम हिंदी में उपमा अलंकार के नाम से जानते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है कि सिमली इज़ दैट फिगर ऑफ स्पीच। ध्यान से देखेंगे और नोट भी करेंगे, अपने रजिस्टर में आपको नोट करना है। सिमली मैं वो भी डालूंगी, डेफिनेशंस भी डालूंगी, लेकिन आपको फ़िलहाल समझा रही हूँ मैं। सिमली इज़ दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच, इन विच यानी जिसमें, इन विच कंपैरिजन इज मेड। कहने का मतलब कि सिमली वो अलंकार है जिसमें तुलना की जाती है। कंपैरिजन इज मेड बाय यूजिंग, बाय यूजिंग यानी इस्तेमाल के द्वारा, करके, बाय यूजिंग वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, देखिए आप। बाय यूजिंग वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, आई ई मीन्स जैसे लाइक एंड एज, लाइक एंड एज। ध्यान से देखिए, सिमली जिसको हिंदी में हम उपमा के नाम से जानते हैं, कि सिमली इज़ दैट फिगर ऑफ स्पीच। सिमली वो अलंकार है जिसमें, इन विच यानी जिसमें, कंपैरिजन इज मेड, तुलना की जाती है। कैसे? बाय यूजिंग वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, तुलना करने वाले शब्दों का प्रयोग करके। और ये तुलना करने वाले शब्द कौन कौन से हैं? लाइक एंड एज, इस पर ही फोकस करेंगे आप। कई लोग सो को भी प्रिफर करते हैं, बट आई डोंट प्रिफर सो। आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि लाइक एंड एज। अब इसके भी हमें 2 एग्जाम्पल लिखना है। तो पहला एग्जाम्पल क्या होगा हमारा? शी इज स्वीट लाइक हनी, कि वो शहद जैसी मीठी है। करेक्ट।
और दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम, हर फेस इज लाइक, या हर फेस इज एज चार्मिंग एज रोज, उसका चेहरा इतना ही सुंदर है जैसे गुलाब। ये हो गया आपका पहला अलंकार। अब सेकंड नंबर पे आता है आपका मेटाफर, जिसको हिंदी में रूपक के नाम से जानते हैं। अब मेटाफर क्या है, देखिए एक लाइन तो मेरी हर डेफिनेशन में कॉमन रहेगी, वो है कि मेटाफर इज दैट फिगर ऑफ स्पीच। जैसे सिमली में था कि सिमली इज दैट फिगर ऑफ स्पीच, इन द सेम वे मेटाफर इज दैट फिगर ऑफ स्पीच in which comparison is made, in which comparison is made but without any words of comparison, without any word of comparison। अर्थात हिंदी में क्या इसकी वो हुई परिभाषा कि मेटाफर, जिसे हिंदी में रूपक कहते हैं, कि मेटाफर इज दैट फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर वो अलंकार है जिसमें तुलना की जाती है, लेकिन तुलना करने वाले शब्दों का प्रयोग किए बिना, बट विदाउट यूजिंग एनी वर्ड ऑफ कंपैरिजन। यानी इसमें हम तुलना करने वाले शब्द, जैसे उपमा में हमने किया था लाइक एंड एज, वो आप नहीं कर सकते। अब देखिए, अब इसमें आपसे कोई पूछे कि तुलना कैसे होगी, तो ये भी आपको दिमाग में ध्यान में रखना है कि मेटाफर में तुलना होती है सजीव की सजीव से। जैसे सजीव की सजीव से कैसे, कि लाला लाजपत राय वॉज लायन ऑफ पंजाब। देखिए, लाला लाजपत राय वॉज लायन ऑफ पंजाब, दोनों सजीव। अब देखिए निर्जीव की निर्जीव से कैसे, काश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, काश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। थर्ड, सजीव की निर्जीव से, वो कैसे, आपको मैंने 3 एग्जाम्पल ये आपकी याददाश्त के लिए कराए कि कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। इट मीन्स, देखिए पहले में आपको देखो सजीव की सजीव से है, लाला लाजपत राय पंजाब के शेर थे। दूसरे में निर्जीव की निर्जीव से है, काश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तीसरे में सजीव की निर्जीव से, अर्थात ऊँट जो है रेगिस्तान का जहाज़ है। अब हम आते हैं तीसरी डेफिनेशन पे। तीसरी डेफिनेशन है हमारी पर्सोनिफिकेशन, अर्थात जिसे हिंदी में मानवीयकरण कहते हैं। पहली लाइन सेम कॉमन होगी कि पर्सोनिफिकेशन is that figure of speech, in which, जिस वे, यहाँ तक तो सब में कॉमन है लाइन, in which non-living things and ideas are taken as living, being।
अब देखिए कैसे। पहला एग्जाम्पल, अर्थात कहने का हिंदी में पहले समझ लीजिए, सॉरी, कि पर्सोनिफिकेशन वो अलंकार है जिसमें निर्जीव चीज़ें और विचार जो है सजीव मान लिए जाते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है मेरा, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, कि अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है। अनुभव भाव है। इसी तरीके से दूसरा देखिए एग्जाम्पल, बहुत सिंपल, लव इज़ ब्लाइंड। ये तो आपको सबको पता ही होगा कि प्यार अंधा होता है, तो प्यार की तुलना एक अंधे से कर दी। करेक्ट। ये हो गए 3 हमारे उसके। अब चौथे नंबर पर आता है हमारा ऑक्सीमोरन, जिसे हम विरोधाभास अलंकार कहते हैं। इसमें 2 विरोधी चीज़ें एक साथ आएंगी, तो इसकी पहली लाइन बिल्कुल वही होगी कि ऑक्सीमोरन is that figure of speech, is that figure of speech in which, जिसमें नॉन लिविंग, सॉरी, in which, I'm sorry, two opposite ideas are put together. Two opposite ideas are put together. कहने का मतलब कि ऑक्सीमोन वो अलंकार है जिसमें 2 विरोधी विचार एक साथ रखे जाते हैं। जैसे कि राम इज द वाइसेस्ट फूल, कि राम एक अक्लमंद बेवकूफ़ है। भाई या तो बंदा अक्लमंद होगा या बेवकूफ़ होगा, तो ये हो गया। सेकंड, शी इज इरेगुलरली रेगुलर, कि वो अनियमित नियमित है। तो या तो वो अनियमित होगी या नियमित होगी। क्लियर। अब देखिए 5वें नंबर पर आई हमारी हाइपरबोल। हाइपरबोल मीन्स अतिशयोक्ति अलंकार, जिसे हिंदी में आप कहते हैं। इसकी भी देखिए डेफिनेशन क्या होगी। पहली लाइन सेम कॉमन, हाइपरबोल इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच, यहाँ तक तो हर जगह कॉमन है, थिंग्स आर प्रेजेंटेड, जिसमें चीज़ें पेश की जाती हैं। थिंग्स आर प्रेजेंटेड ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स, देन दे इन रियल आर, देन दे इन रियल आर। अर्थात अतिशयोक्ति वो अलंकार है जिसमें वस्तुएं पेश की जाती है बढ़ाकर या घटाकर, अच्छे या बुरे रूप में, जो वो वास्तविक रूप में होती हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ, आपने कहा वो भी सुना होगा कि भीमा हैड स्ट्रेंथ ऑफ 10,000 एलिफेंट। बंदे में एक हाथी का तो बल होता नहीं है। भीमा हैड स्ट्रेंथ ऑफ 10,000 एलिफेंट। सेकेंड, शी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स, कि उसने रो रो के आंसुओं के समुद्र भर दिए, जो बिल्कुल असंभव है। शी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स। अब देखिए 6ठे नंबर पर आया आपका
अपॉस्ट्रॉफी, जिसे हम हिंदी में संबोधन अलंकार के नाम से जानते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, सेम उस पे कि अपॉस्ट्रॉफी इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच, जिसमें एन एड्रेस यानी संबोधन, पता वाला नहीं, एन एड्रेस इज मेड, संबोधन किया जाता है, टू द डेड, प्लेस और टाइम, जिसमें संबोधन किया जाता है किसी मृतात्मा को, स्थान को या समय को। तो डेफिनेशन क्या हुई कि अपॉस्ट्रॉफी इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन एड्रेस इज मेड टू द डेड, प्लेस और टाइम। एग्जाम्पल, इंटर की पोएम की, लेमन पोएम की पहली लाइन, ओ वर्ल्ड, जो शैली की है, ओ लाइफ, ओ टाइम। सेकेंड, ओ जूलियस सीजर, thou art mighty yet। जूलियस सीजर के मरने के बाद कहा गया था कि ए जूलियस सीजर, तुम अब भी महान हो, ताकतवर हो। ये छठी हो गई। इसके बाद आई सातवीं, लास्ट, ये है एनोमेटोपोइया, अर्थात ध्वनि अलंकार। सेम डेफिनेशन कि एनोमेटोपोइया इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच, जिसमें, ये लाइन तो आपको बिल्कुल रट गई होगी अब तक, इन विच साउंड अर्थात ध्वनि, साउंड सजेस्ट इट्स ओन मीनिंग। एग्जाम्पल, ग्रंट ग्रंट गोज द हॉग। ग्रंट सुअर की बोली है और हॉग सुअर को कहा जाता है, उसका पर्यायवाची है। ग्रंट ग्रंट गोज द हॉग। सेकेंड, आई हियर वाटर लैपिंग, मैंने पानी के कल कल की आवाज़ सुनी। तो ये 7 डेफिनेशंस हैं। इसकी मैं आपको वो भी डाल दूँगी, आपको समझा भी दिया है। कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। नमस्कार, अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।